हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो है आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना वो 1 लाख में से अब आप ये 20,000 आउटसोर्सिंग निकाल दीजिए, वो बोनस के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, हम उसको नौकरी नहीं मानते, लेकिन कम से कम कमा तो रहे हैं, कुछ तो वो ले रहे हैं। आउटसोर्सिंग ही सही, लेकिन कम से कम इज्जत की रोजी रोटी वो कमाने का उनका घर बार तो है, वो चल रहा है। तो मैं हाउस को और यहाँ ऑनरेबल एमएलए को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी वैकेंसीज है, एक ट्रांसपेरेंट, एक टाइम बाउंड मैनर के तहत इनको हम एक ठीक तरीके से फिल करने का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है। मैं कितने लिस्टों का जिक्र यहां पे करूं स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, जहां रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ, लिस्ट जारी की गई, कोई ना कोई अदालत में गया, लिस्ट स्क्रैप हुआ, और उस दिन से लेके आज तक जो है उस लिस्ट को दोबारा भरने का काम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो। तो जो हमने कमिट किया हुआ है वैकेंसीज को फिल करने का, वो हम जरूर जो है इस साल उसमें और तेजी लाएंगे। इसमें जो हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर काम करना होगा, वो हम कर लेंगे। यहां पे स्पीकर साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से कई बातें आई। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम सब जानते हैं ना, इतनी ठीक है नहीं। टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो लगभग सिर्फ 25% जो हमारा खर्चा है हम उससे कवर कर पाते हैं। मतलब ये कि 75% जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमें कहीं और से, उसमें स्टेट शेयर, सेंट्रल शेयर जो हमें मिलता है उससे, और उसके बाद जो मरकज की तरफ से हमें मदद मिलती है। ये भी कोई आज की बनी हुई सिचुएशन नहीं है, विरासत में मिली है, लेकिन तब भी इसको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने की, इससे पहले भी हुकूमत ने कोशिश की, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं हाउस को धोखे में नहीं रखूंगा और ये कहूंगा आपसे कि इन 3 सालों में हम बस खुद खफील हो जाएंगे, हमारी माली हालत इतनी ठीक हो जाएगी। ठीक है, 25 से हम 30 तक भी पहुंचे, वो भी बड़ी बात होगी, लेकिन मुकम्मल हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को हम मरकजी हुकूमत पे एक उनकी जिम्मेदारी बनती है, मजबूरी बनती है मदद करने की, उसको हम कम करें। और उस पर मैं जब मैं पावर डिपार्टमेंट पे बात कर लूंगा, मैं उस हवाले से बात करूंगा। पवन गुप्ता जी ने तफसीलन फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात की, बड़े नंबर्स कोट किए, और ये शायद दिखाने की कोशिश की कि इस साल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा बहुत ज्यादा कमजोर रहा। शायद ये कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1200 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, हालांकि ये गलत है। सही अगर ये कहते हैं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी चूक हुई है, उसमें कमी आई है, वो मैं मान लेता, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। इस साल पवन जी जानते होंगे, हम एक नए ये सेंट्रल फंडिंग जो है स्कीम का स्पर्श, उसके तहत अब हम काम कर रहे हैं। पहले ये होता था, स्पीकर साहब आप मुझसे अच्छा ये जानते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा लमसम में आपको मिल जाता था, वो आपके लिए एक फ्लोट सा बन जाता था, आप उस पैसे को अकाउंट में रख के उसको थोड़ी देर इस्तेमाल करते थे, तब जाके आप उस स्कीम को जो है फिर ग्राउंड में आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब इस स्पर्श के तहत ये नहीं होगा, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का आरबीआई में एक अपना ही अकाउंट होगा। जब वो अकाउंट खुलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो पैसा जो है उस अकाउंट में डाला जाएगा। और यही, अब श्यामला जी यहां है नहीं, पिछली बार उन्होंने पूछा था ये मदर सैंक्शन क्या है। जब ये पैसा आरबीआई के हमारे उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अकाउंट में चला जाता है, उस चीज को मदर सैंक्शन कहते हैं। मदर सैंक्शन का मतलब ये है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा अब इस अकाउंट में आ गया है, लेकिन इस अकाउंट में पैसा तब तक विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक मैचिंग यूटी शेयर हम इस अकाउंट में नहीं डालते। जब ये पैसा अकाउंट में डलता है तब ये अकाउंट एक्टिवेट होता है,
और ये पैसा फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। तो जो स्कीम जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आपने चलाया और जो इस साल हमने शुरू किया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तो इसमें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम मैचिंग शेयर अपना नहीं देते तब तक मरकजी स्कीम का जो है पैसा रिलीज नहीं होता। इसका खमियाजा फिलहाल लगभग हर रियासत और यूटी ने भुगता है। हर रियासत और यूटी, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, कहीं ना कहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में इस साल थोड़ी कमी आई है। लेकिन हमने स्कीम को अब ठीक तरह से समझा हुआ है। उम्मीद की जाती है कि अगले साल जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ चलिए, अगर सीएसएस में कमी आई है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में बहुत बढ़ोतरी आई है थैंक्स टू सास्की। अब सास्की को लेके यहाँ पे कुछ खदशात जाहिर किए। उस वक्त दौरान हाउस में थोड़ा शोर शराबा चल रहा था, लेकिन मैंने शायद ऑनरेबल मेंबर्स ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने ये आपको साबित करके दिया कि सास्की से बेहतर कोई स्कीम ऐसा नहीं है जिसके तहत आप जम्मू कश्मीर में पैसा ला सको। 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये हुआ कि ये लगभग ना होने के बराबर है। मैंने उस वक्त शोर शराबे में आपसे ये भी कहा कि 3000 करोड़ का अगर आज हम लोन लें, 50 साल के बाद जब हमें इसको फिल करना होगा, वो 3000 करोड़ 100 करोड़ के बराबर भी नहीं होगा स्पीकर साहब। अगर मुझे याद होगा, एग्जैक्ट नंबर इज 97 करोड़। 3000 crores today will be the equivalent of 97 crores 50 years from now. अब मुझे बताइए ना, ये अक्लमंदी नहीं है कि हम जितना पैसा ले सके हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से जो है ग्राउंड लेवल पे हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। पवन जी ने एक और बात भी की, लेकिन वो सिर्फ आधी बात की थी। उन्होंने डेट टू जीडीपी रेशियो के हवाले से बात की और कहा कि 52% जो है वो वरीसम है वरीसम, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नौबत आई कैसे? अगर मुझे याद है पवन जी, आप शायद एमओएस फाइनेंस थे जब बजटें पेश हुई। मुझे ये बताया ना, जब 16-17 में आपने बजट जो उस वक्त पेश किया, हाँ मेरे पास भी नंबर है, 16-17 में आपके पास रिसोर्स एनवेलोप 50,000 करोड़ का था। आपने बजट तैयार किया 65,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ टोटली अनफंडेड आपने बजट में डाला। डेट तो बड़ा ही हमारा, हुंडी, उस वक्त हुंडी इस्तेमाल की जाती थी, प्रॉमिसरी नोट, पावर डेट, एक्सपेंसिव लोन्स उठाए गए, डेट हमारा बढ़ा। चलिए एक साल करते मैं तब भी मानता, दूसरे साल वही, लेकिन उससे ज्यादा। जहां आपने अनफंडेड बजट का हिस्सा 17-18 में आपने 15,000 करोड़ का रखा था, वहां पे आपने अगले साल 17-18 में आपका रिसोर्स एनवेलोप 55,000 करोड़ था, 55,000 करोड़। आपने बजट बनाया 79,000 करोड़ का। अनफंडेड कितना था? वो अनफंडेड भी हुंडीज, ऑफ बजट बोरोइंग, पावर डेट, आहिस्ता आहिस्ता। अब एलओपी साहब ने कहा हमारे पास कोई विजन नहीं। विजन इस चीज में है कि हम जो खराब निजाम हमें विरासत में मिला उसको हम दुरुस्त करें, जो एक्सपेंसिव डेट हमारे कंधों पर रखा गया उसको हम रिटायर करें। अब पवन जी कहते हैं कि इस साल आपका खर्चा उतना नहीं है जितना पिछले साल था। सही है, क्योंकि पिछले साल हमने काफी पैसा इस्तेमाल करके ये डेट रिटायर किया। हमने अपने ऊपर जो इंटरेस्ट का एक बर्डन हमारे ऊपर है, हमने वो हटा दिया, ताकि कम से कम, और आज जम्मू कश्मीर में एक पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं है, एक पैसा भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं। जो भी हम कर्जा लेते हैं, सारा कर्जा जो है वो रिकॉर्ड में आ जाता है, कोई हुंडी नहीं। राठौर साहब अच्छी तरह से जानते हैं ना,
31 मार्च को हम ट्रेजरी बैलेंस हुंडियों से करते थे। हम कहते हैं ना इस साल हमारे पास पैसा नहीं है, पेएबल व्हेन एबल, 1 अप्रैल अगले साल से हम ये आपको देना शुरू करेंगे। तो इस साल का जो खर्चा है वो हम अगले साल पे ट्रांसफर करते थे, वो आज हम नहीं करते। हम उतना ही खर्च करते हैं जितना हमारे पास होता है। नो डेट बर्डन ऑन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ना ये एक विजन होता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही बात करें। मुलाजमों के बेनिफिट्स के हवाले से यहाँ बात आई और ये सही है स्पीकर साहब, हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि मुलाजिम जब रिटायर होता है तो फौरी तौर उनको अपने बेनिफिट्स या उनका जो हक है पैसे का वो उनको नहीं मिलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है। ये सही है कि बीच बीच में जब ट्रेजरी पे थोड़ा सा दबाव बना रहता है, थोड़ी सी रिसोर्स की दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन मैं हाउस की जानकारी और खासकर उन ऑनरेबल मेंबर्स के लिए जिन्होंने इसमें कट मोशंस मूव किए थे या इसके बारे में अपनी तकरीरों में जिक्र किया, 25-26 में अगर हम जीपीएफ देखें तो वी रिलीज 3,173 करोड़ इन जीपीएफ टू एम्प्लॉइज। इफ यू टॉक अबाउट ग्रेचुटी वी रिलीज 1,170 करोड़। कंप्यूटेशन वी रिलीज 838 करोड़ एंड लीव सैलरी वी रिलीज 425 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले एक बढ़ोतरी थी। इस साल भी हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि जितना हम दे सकेंगे मुलाजमों को अपना ये जीपी फंड, ग्रेचुटी वगैरह वो हम दे देंगे ताकि उनको किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना ना करना पड़े। क्लाइमेट बजटिंग के हवाले से तारिक आमी साहब बहुत इस पे जोर देते हैं। बजट तकरीर में भी इन्होंने बात की, शायद एलजी साहब के खुतबे के दौरान भी बात की और ग्रांट्स में भी इन्होंने इसके बारे में कट मोशन मूव किया है। क्लाइमेट रिस्पॉन्स एक तरफ से देखा जाए तो एक हमारे लिए एक मजबूरी बनी है। पिछले साल के हालात देख लेना, जो बारिशों ने नुकसान किया, जो सूखे के वजह से नुकसान हुआ है। अब इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके बजट बनाने का सिलसिला किस तरह हम अडॉप्ट कर सकें, हमने इसमें एक फंड भी तैयार किया है जिसका एक कॉर्पस भी हमने डाला क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। और जैसे जैसे इसमें तारिक आमी साहब के मशवरे आएंगे या किसी और के, पहले तो मुझे लगता है हमें क्लाइमेट चेंज को एक किसी डिपार्टमेंट में भी डालना होगा। आज आप देखें तो किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज पे जो है कोई एक्सरसाइज करे। मेरा तो अपना मानना है कि बजट बनाने से पहले हम किसी डिपार्टमेंट की कम से कम जिम्मेदारी तो रखें कि वो स्टडी करें कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज है क्या चीज, क्या क्लाइमेट चेंज के असरात जम्मू कश्मीर पे पड़ रहे हैं या नहीं, अगर पड़ रहे हैं तो इनको कम किस तरह किया जा सकता है। तो उस पर हम पहले थोड़ा सा जोर देंगे, उसके बाद अगर खसूस इसके लिए कोई बजट का हमें कोई बजटरी इकदाम हमें उठाने होंगे वो हम कर लेंगे। स्पीकर साहब, टूरिज्म जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अहम एक शोबा है, एक एरिया है, एक फील्ड है। हमारी कोशिश रही कि इसको एक अच्छा बढ़ावा मिले। हकीकत यह है कि जब पिछले साल बजट पे बात हो रही थी, ग्रांट्स पे बात हो रही थी, हमें अंदाजा नहीं था कि इतना मुश्किल का हमें सामना करना पड़ेगा। किस तरह कतरा कतरा हमने दोबारा टूरिज्म इंडस्ट्री को खड़ा किया वो मैं जानता हूं। किस तरह हमने एक एक जगह जाके मिन्नत समाजियत करके दोबारा टूरिज्म का सिलसिला शुरू किया। वो मुझसे पूछिए, मुझसे नहीं, आप टूरिज्म इंडस्ट्री वालों से पूछिए। टूरिज्म इंडस्ट्री वालों से अगर आप बात करें तो आम तौर पे वो आपको कहेंगे कि पहलगाम के उस अफसोसनाक वाक़े के बाद उनको लग रहा था कि अगले 2-3 साल के लिए जम्मू कश्मीर के तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा।
टूरिज्म के लिहाज से। आज गुलमर्ग जाइए ना, होटल भरे हुए हैं, सोनमर्ग जाइए होटल भरे हुए हैं, श्रीनगर में 30-40% जो है टूरिज्म आपका चल रहा है। अब अगर इसके बाद भी एलओपी साहब को लगता है कि टूरिज्म रिवाइवल के लिए घूमने के अलावा हमने कुछ नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूं ना। और इस चीज के बावजूद कि आधे से ज्यादा हमारे डेस्टिनेशंस बंद थे। अब ये देख लीजिए स्पीकर साहब, हमने टूरिज्म को तब रिवाइव किया जब हमें लोगों को मजबूरन कहना पड़ता था कि आप कश्मीर आ सकते हो लेकिन दौलतपथरी नहीं जा सकते हो, आप कश्मीर आ सकते हो लेकिन यूसमर्ग नहीं जा सकते हो। यहां तक कि आप हैरान होंगे स्पीकर साहब सुन के, हमें टूरिस्टों को कहना पड़ता था कि आप गंडोला से ऊपर जा सकते हो लेकिन दाएं साइड पे जहां वो ढाबे हैं उन ढाबों से आगे आप नहीं जा सकते हो। इसके बावजूद हमने टूरिज्म को आहिस्ता आहिस्ता जिंदा किया। अब मरकजी हुकूमत ने इसमें पहल की, कई सारे हमारे डेस्टिनेशंस जो हैं वो खुल गए हैं। मैं जानता हूं अभी भी कुछ बंद हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे जिक्र किया है। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ बयां कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना यकीन जरूर दूंगा कि मरकज की हुकूमत के साथ इन चीजों पे बात हो चुकी है, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि मई के महीने तक ये तमाम डेस्टिनेशन जो है ये दोबारा खुल जाएंगे। इसके साथ साथ नए डेस्टिनेशंस खोलने की बात हो रही है। मैंने शायद इसी हाउस में पिछले साल ऑनरेबल मेंबर्स को कहा था कि हम मल्टीलैटरल फंडिंग के तहत 9 नए डेस्टिनेशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं। हकीकत यह है स्पीकर साहब कि हम लगभग वो मल्टीलैटरल फंडिंग के दस्तखत तक पहुंच गए थे, फिर एक रुकावट आई जिसको हम पार कर नहीं सके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके एक सेंट्रली फंडेड स्कीम के तहत 9 न्यू डेस्टिनेशंस, उनके नाम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम रिलीज कर लेंगे। ये भी मैं आपको कहूं कि जम्मू वालों को इन नए डेस्टिनेशंस में कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी, जम्मू को भी अपना बराबर इसमें हिस्सा मिलेगा। मेरे एक जवान साथी ने यहाँ 7 लेक्स के हवाले से बात की और कहा 7 लेक्स में टूरिज्म का पोटेंशियल है। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जब ये नए डेस्टिनेशंस का लिस्ट जो है निकलना शुरू हो जाएगा, आप जरूर उसमें उन 7 लेक्स का नाम जो है वो पढ़ेंगे। जम्मू में कुछ काम जो है वो लगभग अब मुकम्मल होने जा रहे हैं, जिसमें जम्मू लेक है, जम्मू रिवर फ्रंट है। अब जम्मू रिवर फ्रंट भी एक, मतलब अगर आप देखें तो एक उसकी एक सीमा है, उससे आगे लेक रिवर फ्रंट को लिया नहीं गया है। अब मैंने डिपार्टमेंट से बात करके हम एक स्कीम, एक अपने सास्की या किसी और स्कीम के तहत इस रिवर फ्रंट को पूरे एंड तक लेना चाहते हैं, ताकि जिस तरह अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे जो है उन्होंने पूरा उस रिवर फ्रंट को डेवलप किया है, हम चाहते हैं जम्मू की भी शान जो है और सुंदरता बढ़े और इसको हम आगे ले जाएं। टूरिज्म में मैं सिर्फ टूरिज्म के हवाले से यहाँ तमाम ऑनरेबल मेंबरों से सिर्फ एक ही गुजारिश ही नहीं, मैं एक अपनी बात सामने रखूं, चाहे अच्छा लगे या बुरा। सच्चाई यह है स्पीकर साहब के हर खूबसूरत इलाके को हम टूरिज्म के नक्शे पे नहीं ला पाएंगे। सच्चाई यह है कि हम जितनी भी प्रमोशन करें, टूरिस्ट अपनी मर्जी से जाएगा जहां उनको जाना है। मैं जबरदस्ती किसी टूरिस्ट को कहीं ले नहीं सकता, लेकिन हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि हर इलाके में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़े, उसको बनाएं, उसको हम प्रमोट करें, उसकी हम मार्केटिंग करें, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और वहां पे टूरिस्टों को लेने का काम जो है वो हम करें। उसके बाद वो कितना कामयाब होगा वो ऊपर वाले तक है और उसके बाद फिर हमारे मुस्तकबिल पे। लेकिन हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि टूरिज्म का जाल जो है वो उन दूर दराज इलाकों में फैले जहां इंडस्ट्री की गुंजाइश नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, खासकर जम्मू में हमारे लिए ना अब एक तैयार मार्केट है। हम क्यों इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाए वो मैं समझ नहीं पाता। लेकिन तब भी आप देखें,
जम्मू में 1 करोड़ से ज्यादा साल में माता वैष्णो देवी के यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। अगर इस 1 करोड़ में से हम 10% को भी दाएं बाएं ले सके, वो 10 लाख टूरिस्ट बनता है। ये 10 लाख टूरिस्ट जो है ये पूरी जम्मू की इकोनॉमी को बदल सकता है। और इसलिए जो यहाँ पे बात आई पिलग्रिमेज टूरिज्म की, हमारी ये कोशिश है कि इन यात्रियों को हम कम से कम यहाँ 6-7 दिन बांध लें। कहीं बॉर्डर टूरिज्म, कहीं पिलग्रिमेज टूरिज्म, कहीं गोल्फ टूरिज्म, इस हवाले से कहीं भदरवाह, दूसरे इलाकों में इनको हम ले जाएं तो कम से कम यहाँ जम्मू की इकोनॉमी जो है उसको एक बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कट मोशंस के हवाले से ये बात आई और ये ज्यादा कश्मीर को लेके है क्योंकि जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो साल भर चलती है। कश्मीर को लेके ये कहा गया था कि हम सिर्फ एक समर डेस्टिनेशन है, जो कि सही नहीं है स्पीकर साहब। हमारे कुछ डेस्टिनेशन समर डेस्टिनेशन हैं, लेकिन आमतौर पे आप देखें अब कश्मीर का टूरिज्म सीजन जो है वो बढ़ गया है। कश्मीर का टूरिज्म सीजन अगर सर्दियों में देखें तो कम से कम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है इन इलाकों में अब दूधपथरी खुल गया है, ठीक ठाक टूरिज्म है। अगर श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास के इलाके देखें तो ये है कि ट्यूलिप गार्डन की वजह से हमारा सीजन जल्दी शुरू हो जाता था। लेकिन सही है, अक्टूबर नवंबर में लोग ज्यादा नहीं आते थे। अक्टूबर नवंबर में लोग ज्यादा आए उसके लिए हमने एक नया गार्डन डेवलप किया, बागे गुले दाऊद क्रिसैंथेमम गार्डन। वो इस साल बड़ा कामयाब रहा, बहुत लोग आए उसको देखने और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम इस साल और डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिस्ट के लिए बेहतर हो, वो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमतौर पे हम शिकायत सुनते हैं टूरिस्ट से कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह खूबसूरत बहुत है लेकिन वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी कम। वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर कन्वीनियंसेस की ये हमें बनाने होंगे, इसके लिए भी हमारा एक मुकम्मल इरादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार टूरिज्म इंडस्ट्री के अपने साथियों से कहता हूँ, किसी टूरिस्ट को पहली बार जम्मू कश्मीर लाना मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बार लाना बहुत आसान है। हर कोई जम्मू कश्मीर आना चाहेगा क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना है, उनके माँ बाप ने यहाँ हनीमून किया होगा, किसी फिल्म में उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा होगा। हमारी कामयाबी उनको एक बार लाने में नहीं है, हमारी कामयाबी तब होगी जब वो बार बार आएंगे और यहाँ पे जो है इस खूबसूरती का फायदा लेंगे। और यही मैंने चैलेंज अपने तमाम टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथियों के सामने रखा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग आए हैं जो रिपीट टूरिस्ट हैं। रिपीट टूरिज्म आपकी बढ़े, वो टूरिज्म जो है वो टूरिज्म सक्सेसफुल टूरिज्म है और उसी चीज पे हम जो है हम जोर दे रहे हैं। तो यार घंटी बंद कर दो यार प्लीज। चलो, बिजली का महकमा हमारे लिए एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी। चैलेंज इस लिहाज से कि अभी भी पावर जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हम जनरेट नहीं करते, जितना हम कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उतना हम रेवेन्यू रियलाइज नहीं करते। लेकिन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जो जम्मू कश्मीर में पावर पोटेंशियल है उसको हम ठीक तरह से रियलाइज कर सकें तो हमें कहीं पे भी मरकज के पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 18,000 मेगावाट की पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है उसमें से फिलहाल हमने सिर्फ 3 या 3,500 मेगावाट जो है उसको डेवलप किया है, उसको हम रियलाइज कर रहे हैं। हमारा पूरा इरादा है कि आने वाले 2-3 सालों में 3,500 मेगावाट जो है वो और होगा, तो लगभग 7,000 मेगावाट जो है जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार जो है वो अगले 2-3 सालों में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन फिर बचता वो 11,000 है। उस 11,000 के लिए भी मैं हाउस को अब बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के इन तमाम 11,000 मेगावाट्स के डीपीआर्स और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो है हम तैयार करेंगे ताकि आने वाले 10-15 साल में यह 11,000 मेगावाट भी जनरेट हो
तो जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी इंडिया को यहाँ से पावर सप्लाई करे, और वो भी गर्मियों के उन महीनों में जब उनको सबसे ज्यादा इस बिजली की जरूरत होगी। लेकिन तब तक हमें बाकी निजाम ठीक करना होगा। जनरेशन के हिसाब से जनरेशन की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम हमें ठीक करना होगा। यहाँ तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने आरडीएसएस के हवाले से बात की और कहा कि इसमें एक बेहतरी लाने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि कुछ जिलों ने आरडीएसएस की इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा काम किया है, कुछों में थोड़ी सी एक लचक आई है, थोड़ी सी कमजोरी रही है। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि कौन से पीएसयू वाले संभाल रहे हैं और कौन सा हम खुद संभाल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ जगहों पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन तब भी इसको मैं बराबर मॉनिटर करता रहा हूं और मैं हाउस को अश्योर करता हूं कि आरडीएसएस की स्कीम को जो है हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके यहाँ पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उसको ठीक कर लेंगे। इसके साथ साथ फिर रेवेन्यू की बात आ जाती है, और मैं हमेशा कहता हूँ स्पीकर साहब, जितना आप बिजली इस्तेमाल करते हो उस बिजली का आप पैसा दे दीजिए। जहां आप नहीं दे सकते हो वहां हुकूमत आपकी मदद करेगी, जैसे हमने किया हुआ है। सबसे गरीब तबके के लिए जो 200 यूनिट हमने थ्रू पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना वगैरह जो हम स्कीम ला रहे हैं उसके तहत हम कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अब हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफी सारा इलाका हमारा अनमीटर्ड है, और जब आप अनमीटर्ड में जाएं स्पीकर साहब तो आप ये देखेंगे कि जो लोग अग्रीमेंट करते हैं उस अग्रीमेंट के तहत जो वो अपना लोड दिखाते हैं उस लोड में स्पीकर साहब आपका एक हीटर भी नहीं चलेगा, एक हीटर भी नहीं। लगभग अग्रीमेंट होम्स में लगभग 60% घर ऐसे हैं जिनका डिक्लेयर्ड लोड सिर्फ इतना है कि हीटर भी ना चले। अब मुझे बताए स्पीकर साहब, ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह जहां सर्दियों में इतनी ठंड होती है, आपके लाखों में घर ऐसे होंगे जिनमें हीटर नहीं चलेगा? तो कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड लोड और असली लोड में फर्क है, और इसमें कहां पे डिपार्टमेंट की मिली भगत है उसमें भी हमें जाना होगा, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट की मिली भगत के ये हो नहीं सकता। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे मैं कहता हूं मीटर लगे, उसके बाद जितना आपने इस्तेमाल करना आप करिए, जहां आपकी हिम्मत नहीं होगी या ताकत नहीं होगी उधर हुकूमत है आपके लिए मदद करने के लिए, और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तारिगामी साहब ने डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की। मुझे याद नहीं है किस ऑनरेबल मेंबर ने कट मोशन के तहत भी ये सवाल पूछा था। मैं तारिगामी साहब आपको और पूरे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का। अभी वो सूरत ही नहीं है ना, अभी कॉर्पोरेटाइज किए हुए हफ्ता नहीं हुआ, इनको प्राइवेटाइज करने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके हमें अकाउंटिंग ठीक करनी होगी, इनका बजटिंग ठीक करना होगा, इनका ग्रांट इन एड हमें बढ़ाना होगा ताकि इनकी माली हालत ठीक हो, वो हम कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको यकीन दिलाता हूं हमने जरा सा भी इसके बारे में सोचा नहीं है।